Hello everyone, welcome back to Study Smart IFPCS. I hope you all are doing good. So today is your day 4th of your knockout series. आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे 61st क्वेश्चन से 60 तक हमने प्रीवियसली कर लिए थे. आई होप आपने लेक्चर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को अटेंड किया है एंड उसके अकॉर्डिंग आप कुछ सीखे हैं कि हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, हाउ टू यूज़ लॉजिकल गेसिंग, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए किस वे में आंसर तक पहुंचना है. बीट करंट अफेयर और योर स्टैटिक पोर्शन, बोथ आर ईजिली डूएबल यूजिंग सम काइंड ऑफ लॉजिक. ठीक है, तो आप भी अप्लाई करिए. एंड इस वे में क्या है, देखो आपको मैंने जैसे बताया कि 130 प्लस आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके सेफ जोन में आना है. अगर कि उसमें मैक्सिमम आपके सही हो तो वो तभी पॉसिबल है जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे. ठीक है, और उसको अटेंड करने के लिए क्या है कि आप, ऐसा तो है नहीं कि 130 क्वेश्चन आपको आते होंगे तभी अटेंड कर सकते हो. क्योंकि जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, एकदम कट पेपर को टफ बना दिया गया था. राइट, देखा होगा आपने 2024 का. तो इस वजह से लोगों को क्या लगा कि कट ऑफ कम जाएगी, पेपर टफ है, तो लेट्स अटेम्प्ट ओनली दोज विच आर डूएबल. तो लोग 90-80 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, 100 क्वेश्चन. तो उसमें चांसेस है ना कि आपके जस्ट 20 क्वेश्चन भी गलत हुए तो आप आउट ऑफ द रेस हो ऑटोमेटिकली. नो इफ एंड बट इन दैट. ठीक है, तो ट्राई करो हमेशा थोड़ा हायर एंड पे जाएँ आप. 130 के अराउंड आप क्वेश्चंस करें, 130 प्लस. ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर आपके गलत भी हुए तो एटलीस्ट यू विल बी ऑन द बाउंड्री की कट ऑफ के आसपास तो मंडराते रहोगे. ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं हम आज 61st क्वेश्चन से. विच कंट्री सक्सेसफुली असेंबल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट क्लेम्ड 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन इन ए सिंगल ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन विंडो. ठीक है, तो याद कैसे रखना है, इसका आंसर है जापान. और देखो जापान ही ऐसे काम करता है कि एक तो 3D प्रिंटिंग भी है, टेक्नोलॉजी यूज़ की है. टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या है, एक तो सिंगल ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन विंडो. इतनी पंक्चुअलिटी तो एक ही देश में है भाई, जापान में. साउथ कोरिया क्यों नहीं सर? अरे कुछ शिप बिल्डिंग का काम होता है, कुछ प्लास्टिक सर्जरी, कोरियन ड्रामा, आजकल इनमें फंसे हुए हैं लोग. तो ऐसा कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना तो साउथ कोरिया हो सकता था. जर्मनी भी ऐसा है कि मतलब 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना देता, बट सिंगल ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन विंडो ये थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, चाइना का क्या है, चाइना मतलब आजकल एआई वगैरह में ज़्यादा है कि मतलब कुछ एआई से रिलेट करके कर देना होता तो कर देता. पर ये पंक्चुअलिटी सिर्फ आपके जापान में आ सकती है, तो ऐसे याद रख लेना. ठीक है, अगर ये लाइन नहीं भी लिखी रहे तो एटलीस्ट आपको 3D प्रिंटेड रेलवे देख के याद आ जाएगा कि भाई जापान ने बनाया था. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज़ रैंक इज़ इनकरेक्टली मैच्ड. ठीक है, इन वर्ड्स पे भी फोकस करना. आजकल बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर FLT लगा रहे हैं तो जिनमें नो वाला है कि इनकरेक्ट वाला है उस पर ध्यान नहीं जा रहा सर, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं. तो देखो सिली मिस्टेक्स तभी हो रही हैं जब आप अटेंटिवली या क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो. और टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं कि 10 मिनट उस पर ही लगा दिए. आप उसको अटेंटिवली देखा करो, हर एक लाइन के ऊपर जो अजीब वर्ड है उसको गोला करो एंड देन आफ्टर मूव ऑन. ठीक है, तो इसमें बताना इनकरेक्ट कौन सा है. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 14th पे है रैंक. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में क्या है, करप्शन क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस क्या है, तो इन सब की रैंक्स आप बताना. पॉज करो एक कुछ 5-10 सेकंड के लिए वीडियो को, अपने जो भी आंसर है उसको टिक करो और कॉपी में, एंड एट द एंड अपना स्कोर भी पेस्ट करना कमेंट बॉक्स में कि सर 18 सही हुए, किसी के 8 ही सही हुए. तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना एक अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी. ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14th रैंक है, ये सही है. कैसे याद रखना, देखो टेररिज्म जो है उसका एक ही चारा है उसको हटाने का कि पाकिस्तान को उड़ा दो. तो एक ही चारा है, क्या है, एक ही चारा. तो एक और चार आने चाहिए उसमें, याद रखना. तो जैसे आप टेररिज्म देखोगे, सर ने बोला था कि पाकिस्तान को उड़ा दो, पाकिस्तान को उड़ाने से क्या है, एक ही चारा है वो टेररिज्म हटाने का. नेक्स्ट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 22 नहीं है, ये 38 होगा. ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना, 38. उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपका 96 है और हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118 है. तो कैसे याद रखें, देखो करप्शन परसेप्शन में तो याद रख लो कि 100 से कुछ 4 कम ही है. ठीक है, 96 के अराउंड. और हैप्पीनेस में 118 कैसे याद रखोगे, देखो हैप्पीनेस रिपोर्ट वगैरह ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये सारे कौन, वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, वही निकालती हैं और ये अपने पैरामीटर सेट करके रखती हैं. इनके अकॉर्डिंग फिनलैंड वगैरह फर्स्ट पे हैं अभी, डेनमार्क, स्वीडन, ये जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ये हमेशा फर्स्ट रैंक हाई हासिल करी रहती हैं. और देखा जाए तो जो हाईएस्ट इम्पोर्ट ऑफ ऐसी ये जो मेडिसिन है ना जो आपके डिप्रेशन वगैरह हटाती हैं, ये सारी ड्रग्स के हाईएस्ट इंपोर्टर भी यही सारी कंट्रीज़ हैं. तो यानी कि ऐसे फेक सा अपना हैप्पीनेस लेके घूम रहे हैं, परंतु ये अच्छे से ढंग से रेटिंग नहीं देखते. क्यों, ये सोचते हैं कि पॉवर्टी इज़ द कॉज ऑफ सैडनेस. तो इनको लगता है इंडिया गरीब है तो ऑब्वियसली गंदी रैंक आनी चाहिए. तो इसी के हिसाब से कुछ भी करके 118वीं रैंक दे दी. ये नहीं बता रहे कि वहाँ पे एक एक इंसान क्या कर रहा है, इज़ ईटिंग टैबलेट्स.
एक इंसान इज़ ईटिंग 8118 ऐसा कर लेना, इज़ ईटिंग टैबलेट्स टू स्टे हैप्पी। ये स्टोरी ऐसे ही बता दी मैंने ताकि आपको याद रहे, बट असलियत में भी ऐसा है कि जितनी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो फर्स्ट पे आ रही हैं हैप्पीनेस में, दे ऑल आर द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ द डिप्रेशन वाली मेडिसिन। ठीक है, तो सेकेंड यानी कि 20 द आंसर, यहाँ पे 38 याद रखना। विद रेफरेंस टू द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई गई है, इससे रिलेटेड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये तो देखते हुए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इट हैज़ बीन प्रपोज टू बी नेम्ड द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। कुछ सहकारी है, कोऑपरेटिव, ऑब्वियसली नाम सहकारी को भी तो बोलते हैं कोऑपरेटिव, और आजकल 2025 इज़ द ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी है। आप कहीं अभी ट्रैवल कर रहे हो तो हाईवे पे आपको कोऑपरेटिव्स के बहुत सारे ऐड मिल जाएंगे। तो इस बार हाई चांसेस है या तो पॉलिटी में आपसे कोऑपरेटिव से रिलेटेड डीपीएसपी वाला पूछ लें, या फिर 2025 का पूछ लें, कुछ ना कुछ कोऑपरेटिव से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आएगा। इट इज़ प्लान टू बी इस्टेब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ आनंद, गुजरात। चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है ऐसा? नहीं सर, हमने तो ऐसा नहीं सुना। क्यों, आपने वो नहीं सुना क्या? मिल्क रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन जो आया था गुजरात में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई थी जिसके थ्रू उन्होंने मॉडल बनाया था। तो चांसेस हैं कि यहाँ पे ही हो। ठीक है, तो याद रखना बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। डेविस स्ट्रेट्स कनेक्ट विच टू मेजर वाटर बॉडीज़। तो देखो, बैफिन बे, आर्कटिक में नहीं पता अगर किसी को, तो क्या सर ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं? यस, बहुत से तरीके हैं। देखो, पहला सबसे जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का तरीका है कि आपको कुछ भी नहीं आता पर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़नी आती। डेविस स्ट्रेट क्या मतलब? अफ्रीकन वर्ड है, इंडियन वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है कि साफ साफ लग रहा है कि किसी गोरे इंसान का ही नाम होगा डेविस स्ट्रेट, उसके नाम पे रखा होगा। तो कहीं पे कोई ऐसी जगह होंगी जो एकदम प्योर इंग्लिश वाले नेम्स हैं। कोई है ऐसा इनमें इंग्लिश प्योर दो इंग्लिश नेम्स? बैफिन, लैब्राडोर, प्योर इंग्लिश वर्ड्स हैं, लगा के आ जाओ, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपको हल्की फुल्की नॉलेज है सर। रेड सी और गल्फ़ ऑफ एडन, यहाँ पे जो सर मुझे पता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेट्स हैं उनका नाम कुछ, अगर एग्जैक्ट नहीं भी पता तो सर बाबेल मंदेब हैं, हॉर्मूज़ वगैरह हैं इस साइड अपने अफ्रीका के आसपास, ये सब हैं। तो ये तो काट दिया। मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन, सर मुझे ये पता है, यहाँ पे स्पेन था, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत फेमस है, ये भी पता है आपको, कटेगा। आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, सर ऐसा कौन सा स्ट्रेट है जो इन दोनों बड़े से ओशंस को ही कनेक्ट कर दे रहा है? ठीक है, इसके चांसेस कम है। ठीक है, उसके बाद बचा ये कि अकेला लावारिस, बैफिन बे। ये तीसरे तरीके पे आते हैं। अब याद करने का तरीका कैसे याद रखें? डेविस स्ट्रेट, अगर सर कुछ और भी कठिन ऑप्शंस बना दिए तब कैसे याद रखेंगे? तो तीसरा तरीका है कि एक हमारी वीडियो है किसकी, मैपिंग की सीरीज़, अराउंड 6 वीडियोज़ हैं विच मतलब जिसमें हमने टोटल अराउंड 6 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो 6 वीडियोज़ आप देखिएगा, मैपिंग की हमारी एक सीरीज़ है पूरी विच कवर 6 टोटल कॉन्टिनेंट्स, और उसके बारे में एक डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। तो चाहे तो उसके थ्रू याद रख सकते हैं। वो भी नहीं करना कि सर अभी के अभी कुछ कर दो। तो देखो, एक सॉन्ग सुना होगा आपने, बाला ओ बाला शैतान का साला, याद है ना, शैतान का साला है बाला। तो क्या है? बैफिन बे, लैब्राडोर, शैतान का साला मतलब डेविल का साला। ये क्या हो गया, गाय बन गई डेविल की जगह। ठीक है, तो डेविस से याद रख लेना डेविल, और बाला से याद रखना बैफिन बे एंड लैब्राडोर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कल मैंने आपको बताया था ऐसी चीज़ों आने पे क्या करना है। चलो देखते हैं। मतलब जो आपके स्टेटमेंट्स हों वो लगना चाहिए कि किसी अबाउट अस पेज ऑफ वेबसाइट से उठाया गया है। ऐसा नहीं कि कोई गंदी सी राइटिंग में लिख दिया है कि सर ये तो नमस्ते स्कीम इज़ समथिंग विच पेरेंट्स टीच टू देयर किड, ये सब आ गया तो तुरंत काटना। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स एंड अचीव जीरो फैटलिटी इन सैनिटेशन वर्क। अरे मैकेनाइज सैनिटेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये काम तो होगा ही ना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही होगा, किसी का भी डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर नहीं होगा सर, बिल्कुल उनकी डिग्निटी भी नहीं होगा और जीरो फैटलिटी भी नहीं होने देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहला स्टेटमेंट देखते ही सही। स्कीम टारगेट बेनिफिशियरी एक्सप्लिसिटली इंक्लूड वेस्ट पिकर एज वेल, मतलब एज वेल लिखा है। अगर उसमें लिखा होता एक्सप्लिसिटली टारगेट ओनली वेस्ट पिकर्स ओनली वगैरह कुछ लिखा होता काट देना था, बट इसने बोला है कि इस स्कीम में एक्सप्लिसिटली ये भी लिखा है कि जो वेस्ट उठा रहे हैं उनको भी कवर करना है, ऐसा नहीं उनको अकेला छोड़ देना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और कोई भी स्कीम है उसमें सब कुछ एक्सप्लिसिटली ही इंक्लूड होता है, इम्प्लिसिटली नहीं कि उसको मान लो। द स्कीम इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्यों भैया हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्यों? कि रूरल जगह पे क्या ये सैनिटेशन वर्कर का हम ध्यान नहीं रखेंगे?
ये यहाँ पे आप थोड़ा लफड़ा कर सकते हैं, इसमें आपका एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू वाला मेथड अपना अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो थर्ड को आप काट सकते हैं, और क्या होना चाहिए इसकी जगह, कोई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर वाला, ठीक है, तो वो वाली मिनिस्ट्री आएगी, याद रखना। थर्ड इज़ रॉन्ग, तो 1 और 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन इंडिया इज़ कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लग तो रहा है सर कि लेबर है, यहाँ पे भी लेबर है, सही होना चाहिए, ठीक है। एज़ पर द रिसेंट डेटा नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 4.9%, ठीक है। तो देखो, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, सर्वे जहाँ पे आ जा रहा है ना, वो सारे काम कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं करेगी, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। याद रखना हमेशा जब भी कोई सर्वे वगैरह आ जाए तो ज़्यादातर चीज़ें मॉस्पी करती है। लेबर वाले का सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आप पीरियोडिक लेबर फोर्स देखते ही चौकन्ने हो जाओ और अरे वाह मज़ा आ गया, टिक करके आ जाओ, बट इट इज़ रॉन्ग। एज़ पर द रीसेंट डेटा द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 4.9। कैसे याद रखें सर, तो देखो अभी इस वक्त पे अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो क्या क्या तरीके हैं एम्प्लॉयमेंट पाने के। पहला कि एक तो आप भयंकर मेहनती इंसान हो, भयंकर मेहनत, सुबह उठते हो 5 बजे, पढ़ने बैठते हो, सीधे दिन में एक बार खाना खाने उठते हो, बाकी टाइम मेहनत, ऐसे लोग हैं, मतलब चाइल्ड प्रोडिजी कि कोई बचपन से ही पढ़ाई होती जा रही है, ठीक है। दूसरा, पैसा बहुत है, घूस दी, हो गया सिलेक्शन, ये भी। तीसरा तरीका क्या है कि आप ये सब, ना पैसा आपके पास ना मेहनत है, तब क्या है भैया, किसी के आगे पीछे घूम रहे हो, किसी पॉलिटिशियन के उसके चरणों में गिर गए, तो उसके चरणों में, याद रखना, चरणों में किसी के गिर गए तो आप एम्प्लॉयमेंट पा सकते हो। तो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ चरणों, चरणों मतलब 4.9। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। नेक्स्ट पे, हमारी परंपरा हमारी विरासत, आर ट्रेडिशन आर हेरिटेज प्रोग्राम इन इंडिया इज़ प्राइमरली इम्प्लीमेंट, आई एम सॉरी, तो हमारी परंपरा हमारी विरासत, आर ट्रेडिशन आर हेरिटेज प्रोग्राम इन इंडिया इज़ प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री, ठीक है। तो देखो इसमें हम जैसे देखेंगे, हमारी परंपरा हमारी विरासत कुछ कल्चर वाले से रिलेटेड है, और ये पहला ऑप्शन आपका हमेशा वही देता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हमेशा याद रखना कि पहले ऑप्शन को देख के एकदम आंखें टेढ़ी हो जानी चाहिए, व्हाट, ये क्या बोल दिया, इसने तो हमारे मन की बात छीन ली, ठीक है। तो याद रखना इस पर हमेशा शक की सुई होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज़ नॉट द आंसर। आर ट्रेडिशन आर हेरिटेज किससे है फिर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, क्या है ये। तो याद रखने का तरीका है, देखो कि हमारी परंपरा हमारी विरासत, ये तो हम नॉर्मल लोग तो हम संभाल ही लेते हैं ना, बट होता क्या है, बेचारे ट्राइबल्स जो हैं, उनके लैंग्वेजेस, उनके जो कल्चर हैं, जो उनका वे ऑफ लाइफ है, वो दिन ब दिन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स, उनकी वजह से वो गायब होता जा रहा है। तो उनकी परंपरा उनकी विरासत को संभालना है, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस जो विलुप्त होती जा रही हैं, ठीक है, तो उनका संरक्षण करना यही जिम्मेदारी है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन नेवी स्ट्रेटेजिक एसेट इन INS वर्षा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है भैया, ये क्या नई चीज़ आई है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस इंटेंडेड टू सर्विस बोथ बैलिस्टिक मिसाइल एंड अटैक वेरिएंट्स, ओके। It is being constructed in Vizag of Andhra with a projected operational timeline of 2026. It is planned as an integrated expansion of this. तो पहली बात तो है कि INS वर्षा, INS वर्षा कोई आपका शिप नहीं है, क्या है, शिप को छुपाने के लिए एक बेस बनाया है। और बेस क्या है, मतलब ऐसे टनल टाइप है, उसके अंदर आपकी डिफरेंट न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं, शिप्स तो नहीं सॉरी, सबमरीन्स आके एकदम अपना रेस्ट कर सकती हैं वहाँ पे, उसको छुपा के रख सकते हैं और सर्विसिंग हो सकती है वहाँ पे। डेडिकेटेड एक सबमरीन बेस बनाया गया, न्यूक्लियर सबमरीन बेस, याद रखना, ठीक है। तो कैसे याद रखने, वर्षा से बचाने के लिए एकदम बेस बनाया गया ऐसा, यहाँ पे आके आपकी सबमरीन सब लाइन से आती हैं, सर्विसिंग वगैरह होती है, सही करना हो जो, तो वर्षा से बचाने के लिए पूरी एक बेस टाइप बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद द बेस इज़ कंस्ट्रक्टेड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये भी सही है, ठीक है। और इट इज़ प्लान्ड एज एन इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन कंपोनेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट सीबर्ड, नहीं प्रोजेक्ट वर्षा ही है, ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। कि INS वर्षा देख के बहुत लोग सोचेंगे कि कोई एक नई सबमरीन है, नई शिप है, कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, ऐसा कुछ नहीं है, बेस है, बेस। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो द आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 2। नेक्स्ट इज द प्रपोज PM धन धान्य कृषि योजना विच इज़ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन 100 हाई पोटेंशियल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एम्स 2, ठीक है। ये तो क्योंकि करंट में है,
तो थोड़ा बहुत सबको आइडिया होगा। पर ऐसी बहुत सी न्यूज़ आएंगी, मतलब बहुत से क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्ज़ाम में जो आपको नहीं पता। तब कैसे करना है, वही हमारी ट्रिक अबाउट अस पेज, लूजली वर्डेड को हटाओ। लूजली वर्डेड के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी वो कहीं और से भी कॉपी की होंगी, मतलब किसी और स्कीम से, वो भी चांसेस है। जैसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। इंश्योर मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स ग्रोन इन दीज डिस्ट्रिक्ट एट MSP दैट इज़ 50% हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा होता है कि हर एक क्रॉप पे MSP एकदम मिल रहा है। कुछ डेडिकेटेड क्रॉप्स है ना, कोई उन पे ही मिलता है MSP, ठीक है। ऑल क्रॉप्स पे तो इन जनरल भी नहीं मिलता। कोई ऐसी योजना आई जिससे वो, तो ये तो थोड़ा वेग सा स्टेटमेंट हो गया, इसको हटाओ। ऑफर इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन्स टू ऑल एलिजिबल फार्मर्स प्रोवाइडेड दे अडॉप्ट ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। कि कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है तो उसका नाम ऐसा रखेंगे, PM धन धान्य कृषि योजना, कुछ ऐसा नहीं जैविक खेती या कुछ रखेंगे, ठीक है। तो ये भी चांसेस हैं कि नहीं होगा आंसर। प्रोवाइड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 एनुअली टू ऑल स्मॉल मार्जिनल फार्मर इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। PM किसान का नहीं लग रहा है ये, उसमें तो दिया जाता है ऐसा पैसा। परंतु पहला स्टेटमेंट पढ़ो, एकदम सीधे कॉपी पेस्ट वाला दिखेगा। प्रमोट द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट टू एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर। सब कुछ कॉपी पेस्ट और एकदम सिंपल सा है जो एक्सप्लेन कर रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम को। याद रखने की चीज़ क्या है, एक तो ये, और दूसरा ये 100 हाई पोटेंशियल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कुछ वॉल्केनोज और उससे रिलेटेड कंट्रीज़ के बारे में। पहला है लेवोटोबी, किलोवा, सबन क्या, फेंटले। नहीं पता है तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई इसके में ट्रिक नहीं चलेगी। हाँ, थोड़े बहुत लगा सकते हो अगर किसी का नेम ईजी सा दिख गया कि इनमें से सर ये तो थोड़ा ऐसा लग रहा है यूनाइटेड स्टेट का नाम है, पर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सिंपल सा लगे इंग्लिश नेम है, तो थोड़े चांसेस कम है। प्लस इंडोनेशिया ऐसी कंट्री है ना, उनके नाम थोड़े से आधे इंग्लिश से भी लगते हैं, थोड़े स्पेनिश से भी लगते हैं, थोड़े डिफरेंट सा है, तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं समझ पाओगे, क्योंकि किलेयू है, ये भी आपका इंडोनेशिया में हो सकता है, ठीक है। तो इनके लिए डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू याद करो या किसी वे में भी आपको याद होते हैं, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ एंड ऑन इनके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माउंट किल AUAE, तो इनके नाम में जो भी है ये किल, तो सबसे ज़्यादा किलिंग्स वगैरह यूनाइटेड स्टेट्स ने की हैं वर्ल्ड में। भले वियतनाम वॉर हो, इराक वॉर हो, कभी अफ़गानिस्तान में घुस गए, हर जगह घुस के यही सबसे ज़्यादा किल मचाते हैं और सबको वो एकदम पाठ पढ़ाते हैं कि भैया इंडिया पाकिस्तान का युद्ध तो हमने ये रुकवाया, ये रुकवाया, ठीक है। तो याद रखना किल UAE जो आए नाम यूनाइटेड स्टेट से याद रखना। सबन काया, इसने कैसे याद रखोगे इसको, इसके नाम को देख के क्या लग रहा है, सेवन ने खाया, सब ने खाया लिखा है ना साफ साफ, क्या खाया सब ने, कोई फ्रूट खाया होगा, तो पेरू लगता नहीं फ्रूट का नाम है, पियर्स, ठीक है। पियर जो फ्रूट होता है, पेरू उसी की तरह साउंड करता है, तो सबने खाया से याद रखना पेरू है। माउंट फेंटले जो भी है, फेंटेल है, फेंटाले जो भी है, तो इसका क्या है, इसका आंसर है इथोपिया। इसको कैसे याद रखें, देखो फेंटाले, ऐसा लग रहा है ना कि भाई मुझे थम्सअप पीनी थी, तू बोल रहा है फेंटाले, अपनी चीज़ थोप रहा है कोई मुझ पर, ठीक है। तो याद रखना इथोपिया। तो इन तीन के याद रख लो। उसके बाद ये लेवोटो भी आपका इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया में बहुत सारे हैं अजीब अजीब से, करकतोआ, और सबसे ज़्यादा यहीं पे भी हैं, ठीक है। पूरा वॉल्केनिक चेन ही है, तो इस वजह से इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। 3-4 जो देख लेना करंट के हों, मेजरली इसमें से एक ना एक आपको दिख जाएगा अगर आया क्वेश्चन तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। As per the latest report, the total forest cover and tree cover of the country has exceeded the target of 25% of India's geographical area, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द मैक्सिमम डिक्रीज, छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम इंक्रीज, महाराष्ट्र मैक्सिमम ट्री कवर। तो देखो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ना एक पोर्शन इसमें, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आपको दिख जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बीट यूपी स्पेसिफिक या फिर इंडिया स्पेसिफिक। तो अगर आपको वो डिटेल में कवर करना हो, तो अगर आपने हमारा आई दृष्टि का वीडियो देखा है तो ठीक है, उसमें सर ने थोड़ा बहुत कवर कर दिया होगा। बट अगर इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल क्रिएट अ वीडियो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 18th रिपोर्ट थी इस बार, ठीक है। तो टोटल हमारा इसने बोला है कि 25% से ज़्यादा जो टारगेट है उससे क्रॉस कर दिया हमने। तो क्या ये सही है? यस, 25.17% हमारा क्या है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है। इसकी जगह ग्रीन कवर भी लिख सकते हैं। तो याद रखना गिफ्ट वर्ड याद रख लो, गिफ्ट। इसमें आई जो है
जैसे गिफ्ट लिखा तो जाना चुपके से और यहाँ पे जाके आई के बीच वाला डंडा हटा देना। क्या हुआ इससे, जी इक्वल्स टू एफ प्लस टी, ग्रीन कवर इक्वल्स टू फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि टोटल ग्रीन कवर है आपका 25.17%, जिसको हम फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर एंड ट्री कवर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ आगे कि कितना है, एक तो इसकी वैल्यू भी अच्छे से याद रखना, कितना 827,356, 827,356 ये फिगर याद रख लेना, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना आपका टोटल ग्रीन कवर है, यानी कि टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर आपका इतना है 25.17% और 827,356। फ़ोन नंबर की तरह याद रख लेना, जैसे भी याद रखना हो। ठीक है, अब क्या है कि टोटल जैसे मैंने ना जी इक्वल्स टू एफ प्लस टी, तो जी तो आपका टोटल कितना बताया मैंने कि 25.17 है, तो इसमें एफ़ और टी का कितना है कि कुछ 21.7 समथिंग है और बचा हुआ कितना 3.4 समथिंग ये है। तो याद रखना 21 फॉरेस्ट कवर है और ट्री आपका 3% करीबन है। तो ये आपका टोटल फॉरेस्ट के है। अब इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं कि मैक्सिमम इस इंक्रीज़ किस में हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में मैक्सिमम डिक्रीज़ बता रहा है, तो क्या सही है कि गलत है। छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम इंक्रीज़ सही है कि गलत है। तो याद रखना मैक्सिमम इंक्रीज़ का देखते हैं पहले। तो इंक्रीज़ हमेशा 2 में हुआ है, पहला, हमेशा तो नहीं, इस बार 2 में हुआ है, छत्तीसगढ़ प्लस सेकंड पे, फर्स्ट पे छत्तीसगढ़ है, सेकंड पे आपका यूपी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, मैक्सिमम इंक्रीज़ का उसमें लगाओ, सीक्वेंस में लगाओ, तो छत्तीसगढ़ फर्स्ट पे है, सेकंड पे यूपी। कैसे याद रखना है, देखो छत्तीसगढ़ में ऐसे याद रखना है, 36 ही घर हैं वहाँ पे, तो इसमें बाकी एरिया में क्या हुआ, पौधे ही पौधे उग गए, इसलिए वहाँ पे ग्रीन कवर ज़्यादा हो गया। यूपी में कैसा है, एल्यूवियल सॉइल है, गंगा यमुना है, तो इसमें पेड़ वेड़ अपने आप नेचुरली भी उग जा रहे हैं, इस पे सेकंड पे याद रख लेना। ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में। क्या, ग्रीन कवर की बात हो रही है। ठीक है, टोटल ग्रीन कवर, फॉरेस्ट वगैरह नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट कवर किस में इंक्रीज़ हुआ है सबसे ज़्यादा, मिज़ोरम में हुआ है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट डिक्रीज़ कहाँ है, इसमें इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम डिक्रीज़ किस में हुआ है, तो मैक्सिमम डिक्रीज़ हुआ है आपके एमपी में। इसको कैसे याद रखोगे, ये पूरा जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है, टोटल एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट जो है उसमें सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस में, एमपी में ही है। तो जिसमें ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे वहीं पे तो कटेगा, क्योंकि अब अर्बनाइजेशन भी तो आ रहा है और सब अपना क्लियर कर करके वहाँ अमेज़ॉन फॉरेस्ट उड़ा दे रहे हैं, तो यहाँ पे एमपी के जंगल क्या चीज़ है, वहाँ पे भी थोड़ा डेवलपमेंट होगा। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा कटाई भी होगी, मैक्सिमम डिक्रीज़ इस वजह से एमपी में है। छत्तीसगढ़ में क्यों है सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ ग्रीन कवर का, यहाँ पे डिक्रीज़ था, यहाँ पे इंक्रीज़ है, याद रखना है इन दोनों वर्ड्स को, यहाँ डिक्रीज़ है, यहाँ इंक्रीज़ है। तो छत्तीसगढ़ में डिक्रीज़ क्यों, कि 36 घर हैं, बाकी जगह पेड़ पौधे ही हैं, तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र रिकॉर्डेड द मैक्सिमम ट्री कवर। ठीक है, तो याद रखना ये ट्री कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, आपके महाराष्ट्र में है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये सारे सही हैं स्टेटमेंट्स 1 2 3 4। इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में कि कार्बन स्टॉक में कौन है सबसे ज़्यादा, कि मतलब मैंग्रोव का कवर इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, ये सब देखते रहना कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पे आपके, वेस्ट बंगाल में है कि गुजरात में है। ठीक है, इसका भी आंसर लिखना कमेंट्स में। उसके बाद फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं, तो अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो चाहिए तो लेट मी नो। नेक्स्ट पे चलते हैं फिलहाल। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे डेटा रिवील्स द फॉलोइंग नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट तो पता है, मौत। नियोनेटल मतलब, नियो मतलब न्यू, नेटल मतलब कोई बच्चा, तो नया नया जन्मा बच्चा की जब मौत हो रही है उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो क्या है कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 19 मर जा रहे हैं, क्या ऐसा नेशनल एवरेज है इंडिया का। ठीक है, देखते हैं। नेशनल NMR ऑफ यूपी, सॉरी NMR फॉर यूपी इज़ 26 पर 1000 लाइव बर्ड्स। ओके, यूपी रैंक्स एज द फर्स्ट स्टेट इन NMR अमंग 19 मेजर स्टेट्स, ऐसा है। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में नेशनल मतलब इंडिया का कितना है, 19 बच्चे मर जा रहे हैं अगर 1000 बच्चे का लाइव बर्थ हो रहा है तो। ठीक है, ये डेटा सही है। यूपी का 26 है, ये भी सही है, बट यूपी रैंक्स एज द फर्स्ट स्टेट इन NMR अमंग द 90 मेजर स्टेट्स। तो हम लोगों ने इतना यूपी के बारे में पढ़ा है, इतना कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, इतने सारे करंट अफेयर पढ़ा है, तो कुछ ऐसा होता तो हम एटलीस्ट कुछ पढ़ा तो होता कहीं ना कहीं। इतनी भयंकर चीज़ है तो कहीं नहीं पढ़ा ऐसा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। प्लस सोच भी सकते हो कि यार और भी ऐसे देश होंगे ही जहाँ पे थोड़ी कम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो उनके पास उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि फ़र्स्ट उनका नंबर आए। ठीक है, तो पहला ये काट सकते हो। इसको किस किस वे में आपने लगाया, अपनी जो अभी रिसेंट की नॉलेज है आपके पास वो वाला लॉजिक लगाया आपने। यार इतनी मेजर न्यूज़ होती कि हमारी नियोनेटल इंडिया में सबसे ज़्यादा है तो हमने कहीं पढ़ा होता। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे ट्रस्ट करके इसको रॉन्ग किया है।
अब ये दोनों हैं, ये जब पता है तो ही कर पाओगे। तो कैसे याद रखें इनको? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 19 है इंडिया की और यूपी की 26 है। ऐसे याद रखो कि देखो नियोनेटल में एन आ रहा है ना, एन से यानी कि नेशनल, तो इसमें 19 में भी न आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। कि मतलब जैसे 11 12 13 14 15 में सीधे 15 16 17 18 में, 19 में ही ऐसा है कि 2 बार न आ रहा है, न नहीं सर, ठीक है। सबसे ज़्यादा न उसमें ही आ रहा है, तो 19 से याद रखना नियोनेटल। और उसमें 7 जोड़ दो तो यूपी का है, 19 + 7 = 26, ठीक है। यूपी के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रखना 19 में आप 7 जोड़ोगे तब जाके यूपी थोड़ा हाइयर एंड पे है। तो 1 and 2 आर करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग इवैक्यूएशन ऑपरेशंस बाय इंडिया इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो देखो ये जो ऑपरेशन सॉरी, ये जो ऑपरेशंस दिए हुए हैं, ये इंटरनेशनल इवैक्यूएशंस जो इंडिया ने किए हैं उनके रिलेटेड है। क्योंकि जैसे ऑपरेशन राहत है वो अभी 2025 में भी एक हुआ है कि फ्लड्स जो आई थी पंजाब वगैरह, उससे रिलेटेड नहीं, इंटरनेशनल इवैक्यूएशंस की बात चल रही है। और इस ऐसे क्वेश्चंस 2024 में काफ़ी ज़्यादा देखे गए थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, तो इनको करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक का भी नहीं पता तो आप करेक्ट ऑर्डर नहीं पहचान पाओगे। परंतु इसमें भी थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स तो क्या मतलब तरीका है इसको सॉल्व करने का। जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति, अगर इनमें पता है आपको कोई तब तब का है, बट ये भी पता हो कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है तब होगा। जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति, ये आपका अफ़गानिस्तान, जब वो रिजीम चेंज हुई थी ना, वहाँ पे तालिबान आया था, तब इंडिया ने भेजा था अपना इवैक्यूएट करने के लिए इंडियंस को अफ़गानिस्तान से। तो ऑपरेशन देवी शक्ति उससे रिलेटेड है। और वो हमको पता है कि कुछ कोरोना टाइम्स के अराउंड में हुआ था, कुछ 20-21 के अराउंड उसका है। और ये ऑपरेशन गंगा क्या है, ये भी अगर आपको पता हो तो आपके रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे ये भी 21-22 इसी का ही एरिया है, ठीक है। पर ये पता है हमको कि पहले तालिबान आया था, फिर बाद में ये हुआ था कि यहाँ पे ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, ठीक है। तो ये लास्ट होगा मोस्ट प्रॉब्ली इनमें से, बाकियों में से, अगर आपको इनका आइडिया है तो, ठीक है। यानी कि 2 के बाद आना चाहिए 4, तो 2 के बाद 4 किस किस में आ रहा है, ठीक है। 2 के बाद 4 एक किस में आ रहा है और 2 के बाद 4 एक किस में भी आ रहा है, तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है। तो एटलीस्ट 50-50 तक तो आप पहुंच सकते हो अगर आपको बेसिक आइडिया है किस कंट्री के साथ हुआ है तो, ठीक है। वैसे ऑपरेशन राहत क्या था आपका, येमेन से इवैक्यूएशन हुआ था तब के लिए है, ठीक है। 2015 का अराउंड टाइम है। ऑपरेशन देवी शक्ति याद करने का तरीका क्या है, याद देखो अफ़गानिस्तान पे बहुत कंट्रीज़ ने अटैक किया है, परंतु वहाँ पे कोई जीत नहीं पाता, ठीक है। उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं ना, बहुत सी कंट्रीज़ ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, बट अफ़गानिस्तान को कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि अभी तक सब मेल डोमिनेटेड कर रहे थे अटैक्स। पर हमने बोला कि भैया हम तो देवी शक्ति लेके आएंगे, अब तो तुमको सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो इससे याद रख लेना हम लोग देवी शक्ति किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, ऐसा याद रख लेना। और पर ये इवैक्यूएशन प्रोसेस था, वहाँ से हमने इंडियंस को निकाला था, अगेंस्ट अफ़गानिस्तान नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन मैत्री हमारा नेपाल का भूकंप आया था 2015 में, ये भी, ठीक है, तब के लिए था। ऑपरेशन गंगा मैंने बता दिया, रशिया यूक्रेन से याद रखना। और भी एक 2025 का कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्रह्मा, याद रखना, म्यांमार में जो आया था भूकंप उसके लिए रिलेटेड है ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार से है, ठीक है। ये 4-5 हैं, तो इसका करेक्ट ऑपरेशन पहला ये था, फिर ये, फिर देन देवी शक्ति, सॉरी फर्स्ट पे आपका ऑपरेशन राहत, फिर मैत्री, फिर देवी शक्ति, देन लास्ट में ऑपरेशन गंगा रशिया यूक्रेन वॉर का। और इसमें अगर होता 5th में ऑपरेशन ब्रह्मा तो लास्ट में वो आता। तो 1324 इज़ द आंसर। व्हाट इज़ द न्यू बेस ईयर ऑफ CPI एग्रीकल्चरल लेबर एंड CPI-RL रूरल लेबरर्स एज रिवाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? क्या उन्होंने रिवाइज़ किया अपना बेस ईयर रखते हैं ना, जिसके बिहाफ पे वो कैलकुलेट करते हैं CPI और जो भी है, तो उसका बेस ईयर उन्होंने रखा है क्या, 2019। कैसे याद रखेंगे कि 2019 में थोड़ा सब कुछ लो हो गया था ना, तो ये ऐसा बेस ईयर रखो जिसमें कम हो थोड़ा, ठीक है, ताकि अब उसके कंपैरिजन में दूसरे ईयर्स का निकाले तो एकदम ज़्यादा सा दिखे, ठीक है। तो सब गवर्नमेंट्स का ये है कि अपना डेटा को थोड़ा अच्छा इंप्रूव करने के लिए लोअर एंड पे लेते हैं। तो 2019 पे याद रखना कोरोना की स्टार्टिंग हो गई थी या थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया था, तो उससे कंपेयर करेंगे अभी तो दिखेगा वाह क्या ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो CPI वगैरह आपका 2019 से याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज डेजिग्नेटेड एज द 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया? तो शांति निकेतन भी सुना होगा, ये सारे हैं ही, ऑलरेडी हैं ये क्या आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो टोटल 44 हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, याद तो नहीं हो पाएंगी बट जो भी फेमस चीज़ें हैं वो सारी आपकी इसमें दिख जाएंगी आपको। एंड द लेटेस्ट एडिशन दैट इज़ 44th आपका कौन सा है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, इस बार ये हुए हैं,
ठीक है। लास्ट ईयर ये मोइडाम्स हुए थे आपका, माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, ठीक है। उसके पहले फिर आपके होयसालास के सेक्रेड एंसेम्बल्स हुए थे, फिर उससे पहले शांति निकेतन। तो अगर क्रोनोलॉजी में आ जाए तो ABCD इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी एज वेल। तो याद रखना मराठा के मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया दैट इज़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपका 2025 में एडिशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्किल इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च हुआ। तो ये अगर ऐसे डेट्स आ जाएँ पास तब पता लगाना मुश्किल है, बट क्वेश्चन क्यों पूछा है, इसके 10 साल पूरे हुए हैं तो इसलिए थोड़ा पता होना ज़रूरी है। तो 10 साल पूरे हुए हैं तो इतना तो पता लग गया कि ईयर 2015 होगा, ठीक है। तो ये दोनों हट गए। इसमें भी एग्जैक्ट डेट है 15 जुलाई, यानी कि 15 फिर 7 फिर 15, ऐसा लग रहा है किसी स्किलफुल वे में लिखा हुआ है 15 7 15, ठीक है। तो स्किल इंडिया मिशन का डेट याद रख लेना अच्छे से। Which two Indian cities recently became the first in the country to receive wetland city accreditation under the International Ramsar Convention? एक एक्रेडिशन हमने एक और देखा था एयरपोर्ट का, कौन था वो, याद है किसी को? केम्पीगौड़ा हमने बैंगलोर का पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो वो है। वैसे ये इस बार आया है क्या, वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन। किसके है ये? दो सिटीज़ हैं हमारी, कौन कौन सी हैं इनमें से? इंदौर एंड उदयपुर इज़ द राइट आंसर। कैसे याद रखना है? अब ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये क्लोजली मेड क्वेश्चन ऑप्शंस हैं। ऐसे ऑप्शंस आ गए तो अनटिल अनलेस आपको याद है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो याद कैसे करना है, देखो वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन मतलब आपकी दो ऐसी सिटीज़ हैं जिनको बोला गया है कि यहाँ पे वेटलैंड्स वगैरह सही हैं। तो उदयपुर तो आपकी लेक सिटी है ही, उसके बाद इंदौर वगैरह का भी आपका नाम सुनते रहते होंगे आप। तो ऐसे याद रख लो, यू एंड आई, उदयपुर एंड इंदौर, आप और मैं। तो मतलब ये आप हैं, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आपने बोला यू एंड आई टुगेदर। आप स्विट्ज़रलैंड नहीं जा पा रहे तो वेटलैंड पे ही चले गए, ठीक है। तो वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन काउंसिल, वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन किसका हुआ है? दो सिटीज़ कौन कौन सी हैं? इंदौर एंड उदयपुर, यू एंड आई। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक्ट, ये असर्शन है और ये रीजनिंग है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन डाला है, बाकी देख लेते हैं। द बोर्ड हैज़ द पावर टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेम ए सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी एंड मेंटेन अ रोस्टर ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल। पहले तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स को देखो। पहला कि एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया गया है इस स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के थ्रू। ऑब्वियसली कोई इस एक्ट होगा तो उसके अंदर कोई बोर्ड तो बनाया ही होगा, ठीक है। तो हाई चांसेस कि असर्शन सही है। और रीज़न में क्या है, इंडिविजुअली बोर्ड के पास क्या क्या पावर है वो बताया गया है कि वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी, मेंटेन रोस्टर। ये लग भी रहा है कॉपी पेस्ट किया गया है कहीं से क्वेश्चन का स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके भी चांसेस हैं कि ये सही है, तो दोनों सही तो लग रहे हैं। परंतु क्या ये इसका रीज़न है? बहुत ही एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसमें एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, अगर आपने इंडिविजुअली दोनों को फाइंड कर लिया तो यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखना है बिकॉज। अब बिकॉज के बाद कुछ लाइन बन रही है अगली, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड हैज़ इस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट बिकॉज द बोर्ड हैज़ द पावर। क्योंकि बोर्ड के पास ऐसी पावर है इसलिए थोड़ी इस्टेब्लिश किया गया है। दोनों इंडिविजुअली तो सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो उसका, ठीक है। तो याद रखना बी इज़ द आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इंडिविजुअली तो दोनों सही हैं, ठीक है। याद रखना बिकॉज वाला, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, तो बिकॉज आपकी बहुत हेल्प करने वाला है अगर आपने इसको एक्टिवली यूज़ किया तो। गल्फ ऑफ टोंकिन इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर सिचुएटेड बिटवीन विच टू मेजर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो वही सेम कि आपको पता होना चाहिए तब जाके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। कहाँ पे आपका ये गल्फ़ ऑफ टोंकिन किसके बीच में? आपका वियतनाम और चाइना के बीच में। अब देखो कैसा है कि सपोज़ आपका सऊदी अरेबिया है, यहाँ गया आपका ये इंडिया आया, ये श्रीलंका, यहाँ पे आपका ये सब पूरा साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ आपका चाइना, यहाँ जापान वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गोला सा दिख रहा है, यहाँ पे आपका वियतनाम है, ये आपका पूरा चाइना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा है? गल्फ़ ऑफ टोंकिन। ये आपका साउथ चाइना सी है ना, उसी का ही पार्ट है क्या? गल्फ़ ऑफ टोंकिन, याद रखना। जिसको ऐसे याद हो गया है वेल एंड गुड, जिसको नहीं याद हुआ है उसको कैसे याद रखें? वियतनाम और चाइना। तो देखो गल्फ़ ऑफ टोंकिन, टोंकिन किसकी तरह लग रहा है? टंकी। और वो आपने एक देखी होगी मशीन, आप सभी के घर में अब आने लग गई है कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। तो हमेशा ऐसी मशीन्स जो होती हैं, भली दिवाली की लाइट हो या छोटी मोटी मशीन हो, जो इंडियन के काम सारे कर देती हैं, बट वो बनती कहाँ पे? सारी चाइना वगैरह में। चाइना, वियतनाम, यहीं से सारे पार्ट्स वगैरह आते हैं आपके। तो याद रखना वियतनाम और चाइना, पानी की टंकी भर गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ परमानेंटली लोकेटेड इन विच सिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है बट मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। क्यों?
क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में हो सकता है। ठीक है, तो एक तो इसको सिंपली याद कर लेना, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका देहरादून उत्तराखंड में। जिनको नॉर्मली याद हो गया है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि जब भी आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं, ठीक है, उसमें याद है कि कोई ना कोई ऐसा सीन ज़रूर होता है कि मतलब कोई एक बहादुर इंसान होता है, वो फॉरेस्ट की तरफ जाता है, फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ उसके साथ उल्टा होता ही है। तो यानी कि आपकी जब भी डरावनी मूवी आएगी तो फॉरेस्ट में एक इंसान रिसर्च करने निकल जाएगा कि अरे ये आवाज़ कहाँ से आई, अरे ये कौन हुआ। ठीक है, तो जाएगा, फिर वहाँ पे उसके साथ जो उल्टा होगा फिर वो ट्रॉमा में रहेगा। तो याद रखना, फॉरेस्ट में जो रिसर्च करने लगा है तो पक्का है कि डरा दूँ। ठीक है, डरादून से याद रखना, देहरादून या कुछ हॉरर मूवी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका 80th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे का हम कल प्रोसीड करेंगे। 28 क्वेश्चंस आपके हो गए, कीप रिवाइजिंग देम, और कोई इशू हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। दैट विल बी इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।